हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाइए ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सके। अभी अपने को क्या देखना है बेटा? सीजी ज्योग्राफी की क्लास होगी जिसमें हम गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था, राइट। गोदावरी अपवाह तंत्र अपने आप में महानदी इतना बड़ा नहीं है, पर है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। महानदी आपका मेन अपवाह तंत्र था, इस कारण से थोड़ा बड़ा रहा। गोदावरी अपवाह तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये महानदी अपवाह तंत्र कितना बड़ा नहीं होता है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग है बेटा। चलिए देख लेते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में। तो सबसे पहली बात, अपवाह तंत्र के बारे में तो आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अपवाह तंत्र किसको कहते हैं बेटा? जहां पर कोई नदी और उसके सहायक नदियां बहती है, वही उसका क्या कहलाता है? आपका अपवाह तंत्र कहलाता है। क्लियर होगी बातें? चलिए, अब गोदावरी अपवाह तंत्र की सबसे पहले तो हम प्रवाह दिशा की बात करेंगे कि आखिर ये जो गोदावरी नदी है या गोदावरी अपवाह तंत्र है, इनकी दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा में ये बहती है। तो ध्यान है बेटा कि गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में बहती है। बिल्कुल, अपन सब जानते हैं ना कि उत्तर साइड पर और दक्षिण साइड पर हम छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांटते हैं। तो आपका जो बस्तर वाला संभाग वाला एरिया है बच्चे, ये पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ कहलाएगा, है ना। और यहीं पर हमारी जो गोदावरी नदी है या गोदावरी अपवाह तंत्र है, यहाँ पर बहती पूरी की पूरी इसकी सहायक नदियां भी। जल ग्रहण क्षेत्र की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का 28.64% जल को ये ग्रहण करता है। ध्यान रखेंगे, चीजों को कंपेयर करके आपको पढ़ना है। महानदी के बारे में हमने क्या देखा था कि जो महानदी है कितना जल ग्रहण करती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे। बताइए महानदी कितना जल ग्रहण करती है बेटा? उनका ग्रहण क्षेत्र कितना था महानदी का? जल्दी से कंपेयर कीजिए और बताइए। हाँ जी, मैं सभी बच्चों से आंसर चाहूंगी, एक दो से नहीं। देखा ये जगह वाला चीज चलेगा क्या? एक जाने कमेंट कर दे तो हम उनका देख देख कर करेंगे तो ये चीज फिर आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं ना। चीजों को जब तक आप याद नहीं रखेंगे, रिकॉल करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद बस फंस जाएंगे उसमें। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो महानदी है वो 56% जल को ग्रहण करके रखती है ना। और यहीं पर आप याद रखेंगे गोदावरी इसकी अपेक्षा कितना बेटा? 28.64%। याद रखना पड़ेगा आपको ताकि चीजें आपको याद हो सके। क्लियर है? ये हो गया 56। 56 का जस्ट जब आप आधा कर देंगे तब आप किससे पहुंच जाएंगे? 28 पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे करके याद रखना है कि 56% महानदी ग्रहण करती है और उसका जस्ट आधा जब हम कर देंगे तो 28% गोदावरी नदी ग्रहण करती है। अब आगे बात कर ले इसके विस्तार की। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर तो 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर ये दूसरे ही स्थान पर है भाई। हम बहुत सारे अपवाह तंत्र की बात करेंगे, टोटल 5 ले लो। आज उसमें सबसे ज्यादा महानदी अपवाह तंत्र है। सेकंड नंबर पर आपकी गोदावरी अपवाह तंत्र है। इसकी प्रमुख नदियां कौन सी है? तो जब आप गोदावरी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तो इसमें मेन जो नदियों के बारे में हमको पढ़ना है, तो उसमें एक तो आपकी इंद्रावती नदी इसकी सहायक नदी है और मेन नदी है। और इसके साथ साथ आप शबरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो गोदावरी अपवाह तंत्र की प्रमुख दो नदियों के बारे में बताइए। तो याद रखेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत दो प्रमुख नदी है, एक आपकी इंद्रावती और एक आपकी सबरी। क्लियर? परियोजना की बात कर ले क्या थोड़ा सा। तो गोदावरी नदी पर प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती ही है, ये वाला पॉइंट आप जरूर से याद रखेंगे। गोदावरी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती और सबरी, दोनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे। परियोजना की बात कर रहे थे तो गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना है। क्या याद रहेगा? गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना चलाई जा रही है बच्चे? तो गोदावरी नदी पर ही पोलावरम परियोजना चलाई जा रही है। विशेष करके आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम पोलावरम परियोजना की बात कर रहे हैं तो ये कौन से एरिया में? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच यह विवादित है। पोलावरम जो परियोजना है ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर विवाद की स्थिति चल रही है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए भी है, तेलंगाना के लिए भी है और आंध्र प्रदेश के लिए भी है। तीनों के लिए यह जो परियोजना है वो चलाई जा रही है। तो इनको इनके जल को लेकर के बीच में बहस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ठीक, तो आपको याद रखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में। गोदावरी नदी पर एक परियोजना है बेटा जिसको पोलावरम परियोजना की बात की जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा परियोजना है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच में बहस की स्थिति बनी हुई है। आपको बताना पड़ेगा पोलावरम परियोजना है जो कि आपकी गोदावरी नदी पर
बनी हुई है। विशेष है, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम सीमा, दक्षिण और पश्चिम सीमा मतलब आपका बीजापुर, यहाँ पर भद्रकाली से कोट्टरू तक लगभग 15 किलोमीटर बहती है। अब गोदावरी नदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो गोदावरी नदी कहां पर बेटा, आपके दक्षिण पश्चिम सीमा। हमारा दक्षिण पश्चिम सीमा कौन सा है, तो वो है आपका बीजापुर। तो बीजापुर में भद्रकाली से लेकर के कहां तक, कोट्टरू तक। कहां से, कोट्टरू, ठीक है, याद रखेंगे कोट्टरू। भद्रकाली, भद्रकाली कहाँ है, आपके बीजापुर में स्थित है। तो बीजापुर में भद्रकाली से लेकर के आंध्र प्रदेश में स्थित कोट्टरू तक लगभग 15 किलोमीटर में ये बहती है, लगभग 15 किलोमीटर में ये बहती है। तो क्या याद रहेगा, गोदावरी नदी कहाँ पर बहती है, तो बीजापुर के भद्रकाली से लेकर के कोट्टरू तक 15 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। बातें क्लियर। गोदावरी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये वही सेम चीजें है जो मैंने अभी बताया था। यहाँ पर से अगर मैं बताने की कोशिश भी करूंगी तो आपके माइंड में नहीं सेट होगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं और आते हैं सीधा हम इसकी सहायक नदी के बारे में। तो हमने बात किया गोदावरी की सहायक नदी दो खास करके जिसके बारे में आपको जानना है, एक आपकी इंद्रावती नदी हो गई बेटा और एक आपकी शबरी नदी हो गई। देखिए इंद्रावती नदी के बारे में आपको क्या जानकारी होना चाहिए, तो इंद्रावती का जो प्राचीन नाम था, इंद्रावती को ही मंदाकिनी नदी कहा जाता था, पूछा जा चुका है एग्जाम में। जब एग्जाम में मंदाकिनी नदी पूछा जाता है तो लोग महान नदी टिक करके आते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसलिए याद रखेंगे मंदाकिनी इंद्रावती का नाम है। किसका नाम है बेटा, इंद्रावती का नाम है मंदाकिनी। अब मंदाकिनी की बात होगी तो आप याद रखेंगे इंद्रावती की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इंद्रावती का उद्गम कहां से होता है, तो ध्यान रहे मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से ये निकलती है। इंद्रावती कहां से निकलती है बच्चे, तो इंद्रावती मुंगेर पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है बेटा, मुंगेर पर्वत से निकलती है। और मुंगेर पर्वत कहां पर पड़ता है, कालाहांडी में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, क्या आगे बात करेंगे विसर्जन। तो भद्रकाली नामक स्थान के निकट गोदावरी नदी में जाकर के ये मिल जाती है। तो इंद्रावती किस में मिल रही है, गोदावरी नदी में। कहां पर, भद्रकाली के निकट मतलब बीजापुर में। क्लियर। आगे बात करेंगे कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई आपकी 264 किलोमीटर है। इंद्रावती की कुल लंबाई कितनी है बच्चे, 264 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इंद्रावती नदी राज्य में बस्तर जिले से प्रवेश करती है, क्योंकि दक्षिण साइड से बह करके आ रही है ना बच्चे, इसी वजह से दक्षिण एरिया से ही हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। और बहती कहाँ कहाँ पर है, तो याद रखेंगे जो इंद्रावती है वो बस्तर में बहेगी, आपकी दंतेवाड़ा में बहेगी और बीजापुर में बहती है। कहाँ कहाँ, तो बस्तर से प्रवेश कर रही है, बस्तर के बाद वो सीधा दंतेवाड़ा में थोड़ा सा नीचे चली जाएगी और वहां से बीजापुर से होते हुए भद्रकाली से होते हुए गोदावरी में मिल जाती है। कुछ इस प्रकार से बस्तर से एंट्री करी, उसके बाद जस्ट थोड़ा सा नीचे में जाएगी तो आपका बीजापुर मिल जाएगा, बीजापुर सॉरी दंतेवाड़ा मिल जाएगा, दंतेवाड़ा के साइड में आपको बीजापुर मिल जाएगा और यहीं से होते हुए भद्रकाली से होते हुए जाकर के उड़ीसा गोदावरी में जाकर ये मिल जाती है, भद्रकाली में ही। क्लियर हो गई क्या चीजें, तो याद रखना पड़ेगा इंद्रावती बस्तर, बस्तर के बाद थोड़ा सा दंतेवाड़ा जाएगी, उसके बाद बीजापुर जाएगी, बीजापुर में भद्रकाली नामक जगह पर जाकर ये गोदावरी से मिल जाती है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि इंद्रावती के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, कौन कौन सा जगह बसा हुआ है। तो इंद्रावती के तट पर ही आपका जगदलपुर बसा हुआ है, पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंद्रावती के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है बेटा, आपका जगदलपुर बसा हुआ है। इसके अलावा बारसूर नामक जगह भी इसी के तट पर है, आपका भोपालपट्टनम नामक जगह भी यहीं पर है। भोपालपट्टनम की बात आ गई तो आपको याद रखना पड़ेगा भोपालपट्टनम का संघर्ष कब हुआ था, 95 में। याद आ रही क्या कुछ बातें, तो इन चीजों को आपको रिकॉल करते हुए चलना है। ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री से आप रिलेट कर दो ताकि चीजें जो भी आपको पता है ना वो एक बार रिकॉल हो जाए। बातें समझ आ गई। तो इंद्रावती नदी के तट पर ही आपका जगदलपुर बसा हुआ है, इंद्रावती के तट पर ही आपका बारसूर बसा हुआ है और यहीं पर ही आपको भोपालपट्टनम भी देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं जलप्रपात की बात पर। तो इंद्रावती नदी पर बेटा आपको दो जलप्रपात मेन रूप से देखने के लिए मिलेगा। एक है आपका चित्रकूट जलप्रपात जो बहुत ही ज्यादा फेमस जलप्रपात है ना, आप सभी जानते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात आपके है कहां पर, तो ये आपके बस्तर में है और इंद्रावती नदी के तट पर ही है। क्या याद हो गया, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है। कहाँ है बेटा, बस्तर में है और इंद्रावती नदी के तट पर ही बसा हुआ है बस्तर, और यहीं पर आपको चित्रकूट जलप्रपात देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है आपका सात धारा जलप्रपात। तो इंद्रावती नदी पर ही आपको सात धारा जलप्रपात जो कि कहाँ मिलेगा बेटा, बीजापुर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, बीजापुर में मिलेगा। तो यह लाइन भी आपको याद रखना पड़ेगा। चीजें क्या क्लियर हो गई। हम बात करें इंद्रावती नदी के बारे में, यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसको चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है जो कि आपके बस्तर में पड़ता है। वहीं इंद्रावती नदी पर ही आपको सात धारा जलप्रपात देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको याद ये रखना है कि जो सात धारा जलप्रपात है एक्चुअली है कहाँ,
तो ये आपके बीजापुर में पड़ता है। बातें क्लियर? प्रवाह दिशा सेम है आपका, दक्षिण दिशा से एंटर कर रही है, मतलब पूर्व से एंटर कर रही है बोलेंगे हम, क्योंकि बस्तर से एंटर कर रही है, तो पूर्व से एंटर करी तो पश्चिम दिशा में जाएगी। जैसे कि देखो इस प्रकार से वो आ रही है, तो ये आपका कौन सा दिशा होगा? हमको दिशा पता है कि नहीं पता है? ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। अब ये पूर्व दिशा से आ रही है, आ रही है, आ रही है, थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऐसे बहते हुए भद्रकाली में मिल जा रही है। मतलब हमको दिख रहा है कि पूर्व दिशा से एंटर कर रही है और पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। और यही बात यहाँ पर बताया गया है कि ये पश्चिम की ओर बहती है। किस दिशा की ओर बहती है बेटा? पश्चिम की ओर बहती है। अब हम बात करेंगे इंद्रावती की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो पहले तो ये बता दो कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है ये गोदावरी की सहायक नदी है। भद्रकाली नामक जगह पर जाकर के गोदावरी में ये मिल जाती है। इंद्रावती की सहायक नदी की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। अब ये देखो ये वाला प्रश्न पूछा गया है ना, भूलना नहीं। इंद्रावती कौन सी दिशा में बहती है? तो इंद्रावती पश्चिम दिशा में बहती है। अब हम इसकी थोड़ी सी सहायक नदी की बात कर लेंगे। जैसे कि देखो ये इंद्रावती है, पूर्व से बिल्कुल पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदी से जाकर के मिलती है? तो सबसे पहले नारंगी नदी आकर के मिलेगी, उसके बाद डंकनी नदी आकर के मिलेगी, फिर बोर्डिंग नदी, इधर से संखनी नदी, इधर से गुडरा, इधर से चितवांगू नदी, इधर से निबरा नदी, इधर से तालपेरू नदी और इधर से कोटरी नदी। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं बच्चे, ये इंद्रावती की ही सहायक नदियां हैं। क्लियर हुई क्या बात है? कोटरी हो गया, निबरा हो गया, गुडरा हो गया, बोर्डिंग हो गया, नारंगी हो गया, ये सभी आपकी इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। नीचे से आप याद रखेंगे तालपेरू, चितवांगा, संखनी और डंकनी। डंकनी और संखनी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे डंकनी और संखनी भी इंद्रावती की ही सहायक नदियां हैं। विशेष करके याद रखना है, विशेष करके क्या याद रखना है बच्चे? तो बस्तर संभाग की जीवन रेखा है ना, या फिर जीवन दायिनी इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंद्रावती नदी को। देखो गोदावरी सिर्फ कुछ ही जगह पर बहती है और उसके बाद फिर वो बाहर निकल जाती है। मेन जो नदी का काम करती है वो आपकी इंद्रावती करती है। इसी वजह से इंद्रावती को बस्तर की जीवन दायिनी रेखा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी यही है। गोदावरी बेसिन, गोदावरी अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं ना, तो गोदावरी अपवाह तंत्र की बात कर लो, या फिर बोल देगा बस्तर का पठार। तो यहाँ की सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? याद रखेंगे इंद्रावती नदी है। यह एक अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित नदी मतलब क्या होता है बेटा? अध्यारोपित मतलब यह ऊपरी आवरण सेल को काटकर निचली सेल पर पहुंच जाती है तथा अध्यारोपित नदी घाटी का विकास करती है। मतलब ऊपरी आवरण सेल को काट देती है, ऊपर का जो चट्टान है उसको काट करके बिल्कुल ये नीचे की ओर बहती है, इसीलिए इसको अध्यारोपित कहा जाता है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे। गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली को केशकाल घाटी अलग करती है, बिल्कुल, क्योंकि महानदी कैसे बह रही है? ऐसे बहकर ये ऊपर चली गई महानदी, इंद्रावती ऐसे बहकर ये नीचे चली गई, बीच में आपका पड़ता है केशकाल घाटी, जो कि आपके कोंडा गांव में पड़ता है। तो ये दोनों को अलग करने का काम करती है। ठीक, दंडकारण्य अपवाह प्रणाली वृक्षाकार है, ये आप याद रखेंगे। दंडकारण्य मतलब आपके गोदावरी अपवाह तंत्र पूछ देगा या दंडकारण्य अपवाह प्रणाली पूछ देगा, आप याद रखेंगे किस प्रकार की है इसकी आकृति, तो आप बताएंगे दंडकारण्य की अपवाह प्रणाली, इसका जो वृक्षाकार है, कैसा है बेटा? वृक्षाकार है। अपवाह तंत्र कैसा है? गोदावरी अपवाह तंत्र, ऐसे भी पूछ देगा, एक शब्द में पूछ देगा गोदावरी अपवाह तंत्र कैसा है, आपको बताना पड़ेगा गोदावरी अपवाह तंत्र वृक्षाकार है। रीजन क्या है? क्योंकि यह जो है आपकी अध्यारोपित नदी है, ऊपर के चट्टानों को काटकर नीचे की ओर अपना धरातल बनाते हुए बहती है, इसी वजह से इसकी जो आकृति वो वृक्ष के आकार आपको प्रतीत होगी। ठीक, तो गोदावरी अपवाह तंत्र की आकृति कैसी बेटा? वृक्षाकार है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। बातें क्लियर क्या? अब इंद्रावती की जो सहायक नदी हमने देखा था, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने इंद्रावती में बात किया कोटरी नदी का। कोटरी नदी का एक और नाम है, इसको परलकोट नदी के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर परलकोट का संघर्ष हुआ था 1825 में, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। और परलकोट का संघर्ष जब याद कर ही रहे हो तो गेंद सिंह को आपको नहीं भूलना है। ये गेंद सिंह थे जिनको यहाँ पर परलकोट संधि के अनुसार या परलकोट संघर्ष के टाइम पर फांसी की सजा दी गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए खैर आते हैं, कोटरी नदी को ही परलकोट नदी के नाम से जाना जाता है। कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे यह जो परलकोट नदी है या जो कोटरी नदी है, यह आपके राजहरा की पहाड़ी से निकलती है। बात क्या क्लियर? अब राजहरा कौन सी जगह पर पड़ेगा, ये आप अंदाजा लगा करके या कंफर्म हो तो उस जगह का नाम बताओ। राजहरा आपके कौन से जगह पर पड़ेगा, कौन से जिला के अंतर्गत पड़ेगा? ठीक, चलिए अब परलकोट की लंबाई आप याद रखेंगे, प से परलकोट और प से पड़ता है 35,
ठीक ना। तो 135 किलोमीटर की लंबाई है किसकी बेटा, कोटरी नदी की। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये बात आप याद रखेंगे। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक इंद्रावती, और इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी कोटरी नदी, जिसको परलकोट के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। विसर्जन तो इंद्रावती नदी में ही मिलती है, और कहां पर मिलती है बेटा, तो बीजापुर में जाकर के ही ये मिल जाती है। सहायक नदी कौन सी है, तो कोटरी नदी की सहायक नदी का नाम है वालर नदी। कोटरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, वालर नदी। ये आज तक नहीं पूछा गया एग्जाम में, पर आप याद रख सकते हैं। ठीक, प्रवाह क्षेत्र की बात कर ले, अब ये बहती कहां पर है, तो याद रखेंगे बेटा मोहेला, मालपुर, अंबागढ़ चौकी में, नारायणपुर में और बीजापुर में। अब आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, राजहरा की पहाड़ी कहां पड़ती है, अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, तो ये आपका होमवर्क है। इसको आप ढूंढो, चाहे कुछ भी करो, कहीं से भी। कल की क्लास में मुझे बताना है आप लोगों को कि राजहरा कहां पर फैला हुआ है, या राजहरा की जो पहाड़ी है ये कौन कौन से इलाके को कैप्चर करती है। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, आप बाकी चीजें कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है क्या, अब बात कर रहे हैं परलकोट की नदी का या कोटरी नदी का, तो कहां कहां पर बढ़ती है बेटा, तो मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, उसके बाद फिर नारायणपुर में, और उसके बाद फिर बीजापुर में ये जाकर के मिल जाती है अपनी इंद्रावती नदी से। बात क्या क्लियर हो गया, तो राजहरा की पहाड़ी से निकलती है इंद्रावती नदी, और राजहरा की पहाड़ी से निकलने के बाद मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में बहेगी, थोड़ा सा नारायणपुर में बहेगी, थोड़ा सा बीजापुर में बहेगी, और बीजापुर में फाइनली जाकर के इंद्रावती से ये मिल जाती है। बेसिन की बात कर ले, तो कोटरी बेसिन या कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। बिल्कुल, क्योंकि राजहरा की पहाड़ी, चलो क्लू दे दिया आप लोग को, दक्षिण पश्चिम दिशा में ही पड़ता है, मतलब यहाँ पर आपका राजहरा का पहाड़ी है, और यहीं पर इसी दिशा में आपकी कौन सी कोटरी नदी बेसिन स्थित है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं नारंगी नदी के बारे में। नारंगी का उद्गम पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो याद रखना पड़ेगा कि नारंगी नदी कहां से निकलती है, तो आप बताएंगे बेटा दल्ली राजहरा। हाँ जी, दल्ली राजहरा, राजहरा की पहाड़ी, हाँ ठीक। चलिए आगे बात करते हैं नारंगी। नारंगी नदी के उद्गम की बात करें तो नारंगी नदी माकड़ी तहसील से निकलती है। अब ये माकड़ी तहसील कहां पड़ता है बेटा, तो जो माकड़ी तहसील है ये आपके कोंडा गांव में पड़ता है। इस उद्गम को बस आप रट लेना एक बार। विसर्जन इंद्रावती नदी में ही मिलते हैं, और कहां पर मिलते हैं, तो चित्रकूट के समीप, जहां पर चित्रकूट जलप्रपात बनता है ना बस्तर में, वहीं पर जाकर के नारंगी नदी सीधा आपकी इंद्रावती नदी से मिल जाती है। तटीय शहर कौन सा है, तो नारंगी नदी के तट पर ही आपका कोंडा गांव बसा हुआ है। देखो इसको बोल्ड कर दिया गया, रीजन ये है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोंडा गांव शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, या पूछ लिया जाता है कि नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। जितनी चीजें बोल्ड रूप में आपको दिखती है ना, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपका जो कोंडा गांव शहर है ये नारंगी नदी के तट पर ही पड़ता है, जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है। क्लियर हो रही बात है बेटा। विशेष करके क्या याद रखना है, तो विशेष करके याद रखेंगे नारायण पाल। नारायण पाल, पाल बोल रही हूँ ना, पूर्ण नहीं बोल रही हूँ, नारायण पाल है। तो जो नारायण पाल है जो कि आपका बस्तर में पड़ता है, इसका प्रसिद्ध विष्णु मंदिर इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारायण पाल क्या है, तो नारायण पाल एक मंदिर है। किसका मंदिर है, तो विष्णु जी का मंदिर है। मतलब नारायण पाल एक जगह है, और इस जगह में एक मंदिर है जिसको विष्णु मंदिर कहा जाता है। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि नारायण पाल का विष्णु मंदिर किसकी संगम पर स्थित है। आपको बताना पड़ेगा कि नारायण पाल का जो विष्णु मंदिर है वो आपकी इंद्रावती नदी और नारंगी नदी इनके संगम पर स्थित है। बात क्या क्लियर। जहां पर आपकी नारंगी नदी और जहां पर आपकी इंद्रावती नदी आपस में मिलती है एक दूसरे से, वहीं पर आपका कौन सा शहर बसा हुआ है बेटा, नारायण पाल शहर बसा हुआ है। और इसका जो फेमस जगह है, यहीं पर आपका विष्णु जी का मंदिर बनाया हुआ है। तो इंद्रावती नदी और कौन सी नदी, नारंगी नदी, इन दोनों के संगम पर ये बसा हुआ है। बात क्या क्लियर हो गई हमारी। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखनी चाहिए। चलिए डंकनी नदी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। देखेंगे डंकनी नदी का जो उद्गम है, सबसे पहली बात कहां से निकलती है, तो जो डंकनी नदी है ये आपके डांगरी क्षेत्र से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा, डांगरी क्षेत्र से निकलती है, जो कि आपके दंतेवाड़ा में। ठीक, डंकनी नदी कहां से निकलती है, डांगरी क्षेत्र से निकलती है, जो कि आपके दंतेवाड़ा में पड़ता है विसर्जन। तो डंकनी नदी जो है जाकर के इंद्रावती नदी में ही मिल जाती है। डंकनी की जो सहायक नदी है वो आपकी शंखनी नदी है। विशेष करके क्या याद रखना है, तो डंकनी शंखनी नदी के संगम पर ही दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। और ये पॉइंट आप सभी को याद होगा, नहीं है तो रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है वो डंकनी शंखनी नदी के संगम पर ही स्थित है। क्लियर हो गई क्या बातें। शंखनी नदी के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। शंखनी नदी का उद्गम पूछा जाता है।
डंकनी नदी का उद्गम कभी नहीं पूछा गया है, पर शंखनी नदी का पूछा गया है, इसलिए शंखनी नदी का जो उद्गम है वो खासकर आपको याद रखना पड़ेगा। तो शंखनी नदी कहां से निकलती है बच्चे? शंखनी नदी नंदीराज की चोटी से निकलती है। अब ये नंदीराज कहां पड़ता है, कुछ याद आ रहा है क्या? नंदीराज, हाँ जी, बैलाटीला की पहाड़ी की बात हो रही है, जो कि आपके दंतेवाड़ा में स्थित है। दंतेवाड़ा में बैलाटीला की पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदीराज। नंदीराज की ऊंचाई मैंने कितना बताया था, कमेंट करके आप बताएंगे। इसी नंदीराज से आपकी शंखनी नदी का उद्गम होता है, और जाकर के कहा मिलती है बेटा? तो डंकनी नदी में जाकर के मिलती है। विशेष करके याद रखेंगे कि शंखनी नदी का जो जल है यह रक्त लाभ होता है। कैसा होता है? रक्त लाभ। रक्ताभ का मतलब होता है लाल रंग का होता है। आपने देखा होगा कि जो बाकी नदियां हैं इनका जो कलर है आपको ग्रीन दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, ऐसा कुछ दिखता है। 1210 बहुत सुंदर बच्चे, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कहीं पर भी प्रश्न में आपका पूछ लिया जाता है। अब देखो मैंने बताया कि शंखनी नदी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। शंखनी नदी का जो जल है इसका जो कलर है वो लाल रंग का होता है, और लाल रंग को ही रक्ताभ कहा जाता है। अब आपके मन में आना चाहिए कि आखिर इसका पानी लाल होता क्यों है? इसलिए क्योंकि बहुत ही विशुद्ध जल है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में लोहा मिला होता है, ठीक है। इसीलिए यह जो पानी है आयरन की वजह से इसका कलर पूरा लाल हो चुका होता है, और बहुत ही अशुद्ध विशुद्ध पानी के नाम से शंखनी नदी फेमस है आपकी। ठीक, तो याद रहेगा शंखनी नदी का ही जो पानी है वो लाल रंग का होता है, और ये डंकनी में जाकर के फाइनली मिल जाती है। निकलती कहां से? तो बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है, नंदीराज चोटी से इसका उद्गम होता है। बातें क्लियर हो गई क्या बेटा? तो यह सबसे प्रदूषित नदी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब थोड़ी सी हम निब्रा नदी के बारे में पढ़ेंगे। निब्रा नदी से खैर कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। निब्रा नदी से सिर्फ ये पूछा जाता है कि किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये इंद्रावती की सहायक नदी, दैट्स इट। इससे ज्यादा प्रश्न निब्रा से नहीं पूछा गया है। फिलहाल याद रखेंगे निब्रा का जो उद्गम है ये अंतागढ़ से निकलती है और इंद्रावती में जाकर विसर्जित हो जाती है। अब इंद्रावती में कहां पर जाकर के मिलती है बेटा? तो ये भैरवगढ़ के समीप ही जाकर के इंद्रावती में मिल जाती है। तो ये निब्रा नदी है जो कि इंद्रावती की सहायक नदी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि निब्रा किसकी सहायक नदी है। आप बताएंगे इंद्रावती की सहायक नदी है। गुडरा की बात कर ले। गुडरा नदी यह अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर से निकलता है। ठीक, नारायणपुर में अबुझमाड़ की पहाड़ी के बारे में आपको जानते होंगे, जिसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो नारायणपुर के अबुझमाड़ में ही होता है, और यही जो नारायणपुर में स्थित अबुझमाड़ है यहीं से आपकी गुडरा नदी निकलती है, जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है। इंद्रावती की सहायक नदी से इंद्रावती में जाकर मिल जाती है, लेकिन कहां पर मिलती है बेटा? तो बारसूर में मिलती है आपकी गुडरा नदी। बातें क्लियर हो रही क्या हमारी? इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे बोर्डिंग नदी के बारे में। बोर्डिंग कौन सी नदी है? तो बोर्डिंग भी आपकी इंद्रावती की ही सहायक नदी है। कोंडा गांव से निकलती है, इंद्रावती में जाकर के मिल जाती है, लेकिन मिलती कहां पर है? तो याद रखेंगे ये जाकर के बोध घाट के समीप ही आपकी इंद्रावती से मिल जाती है बच्चे। तो इतनी सारी बातें याद रखनी है आपको, जिनको याद है वो रिकॉल करते जाइए चीजों को, ताकि आपके माइंड में एक बार फिर से ये चीजें आ सके। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बच्चे, है ना। 1 से 2 बार इन वीडियोस को आप देखिए, चीजें बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगी। बोर्डिंग नदी की बात करें तो बोर्डिंग नदी भी आपकी इंद्रावती की ही सहायक नदी है। कहां से निकलती है? तो कोंडागांव से ये निकलती है। कहां पर मिल जाती है इंद्रावती से? तो बोध घाट के समीप ही इंद्रावती से मिल जाती है। क्लियर हो गई क्या बातें? चलिए अब शबरी नदी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शबरी नदी, इसका प्राचीन नाम पूछा गया एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी यहाँ से प्रश्न बना हुआ है और ज्योग्राफी में भी बना हुआ है। जो शबरी नदी है इसी को पहले कोलाब नदी के नाम से जाना जाता था। शबरी नदी को कौन सी नदी के नाम से जानते थे बेटा? इसको ही आपका कोलाब नदी कहा जाता था, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जो शबरी नदी है ये नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र से निकलती है, चिनकाराम पहाड़ी ओडिशा से। अब एक बात बताती हूँ आपको, जो शबरी नदी है ये आपके कोंडा गांव में बहती है, ठीक है, पर ये निकलती कहां से? तो ये उड़ीसा से निकलती है, और उड़ीसा से निकलने के बाद ये हमारे छत्तीसगढ़ में एंटर करती है। इसी वजह से इस शबरी नदी का उद्गम नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसका उद्गम आपके छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, लेकिन इसका नाम जरूर पूछ लिया जाता है कि कोलाब नदी इसका प्राचीन नाम था। समझ रहे हैं? तो नंदपुर पर्वत से निकलती है। शबरी नदी कौन से पर्वत से निकलती है बेटा? नंदपुर पर्वत से निकलती है, जो कि आपके उड़ीसा में पड़ता है। और कौन सी नदी में जाकर के मिलती है? तो आंध्र प्रदेश के कुन्नावरम के समीप। कहां पर बच्चे? नीचे चली गई, उड़ीसा से एंटर करी है छत्तीसगढ़ में और सीधा नीचे चली गई आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कुन्नावरम के समीप गोदावरी नदी में डायरेक्ट जाकर के ये मिल जाती है। तो शबरी नदी गोदावरी नदी में जाकर के मिल रही है ना, ये बात आप नहीं भूलेंगे। और वो भी कहां मिल रही है? तो आंध्र प्रदेश में कुन्नावरम नामक
नामक जगह पर जाकर के मिलती है। इसकी कुल लंबाई 173 किलोमीटर होती है बेटा। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 173 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र आपको जरूर से याद रखना है कि जो आपकी सबरी नदी है आखिर ये बहती कहाँ कहाँ पर है। तो याद रखेंगे सुकमा में बहती है, कोंडागांव नहीं सुकमा, कोंडागांव से नारंगी नदी याद रखेंगे आप, है ना। सुकमा ध्यान रखना है, सबरी नदी सुकमा में बहती है ज्यादा और बस्तर में थोड़ा, ठीक है। तो आपकी सबरी नदी कहाँ कहाँ बहती है बेटा? तो स से सबरी और स से सुकमा करके याद रखेंगे। सुकमा में बहती है और साथ में बस्तर में बहती है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, ये पॉइंट आपको खास करके याद रखना है। किसके बारे में? सबरी नदी के बारे में। वो सबरी नदी ही है जो छत्तीसगढ़ की सबसे लास्ट बॉर्डर रेखा बनाती है, सबसे दक्षिणी सीमा बनाती है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाने का काम आपकी सबरी नदी करती है। कहां कहां पर बहती है बच्चे? तो बस्तर में बहती है और आपके सुकमा वाले क्षेत्र में, बस बस्तर और सुकमा में बही, उसके बाद सीधा आंध्र प्रदेश चली गई। आंध्र प्रदेश में एंटर करते ही गोदावरी से वो मिल जाती है, ओडिशा से निकलती है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रवेश करती है, नीचे गई सुकमा में, सुकमा से सीधा नीचे आंध्र प्रदेश, गोदावरी में जाकर के मिल गई, बात खत्म हो गया इसका। कोलाब नदी इसका प्राचीन नाम था, बस आप ये बात याद रखेंगे। इसके तट पर कौन सा जिला स्थित है या कौन सा जगह स्थित है? तो आप बताएंगे सबरी नदी के तट पर ही आपका कोंटा तहसील बसा हुआ है, ठीक। याद रहेगा सुकमा का जो कोंटा तहसील है ये आपके सबरी नदी के तट पर ही बसा हुआ है, यह सबरी और सिलोरी नदी के संगम पर है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सबरी नदी के तट पर बसा हुआ है आपका कोंटा तहसील, पर किस किसके संगम पर? तब आप याद रखेंगे सबरी नदी और सीलेरू नदी, सबरी नदी और सीलेरू नदी इसके संगम पर ये बसा हुआ है। इसकी सहायक नदियां हैं गेर नदी, मालेंगर नदी और कांगेर नदी। तो कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है बच्चे? तो जो कांगेर नदी है वो आपकी सबरी नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। तो कांगेर की सहायक नदी कौन सी है? तो यहां पर से एक और पॉइंट बन जाता है, ये कांगेर क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। कांगेर किसकी सहायक नदी है? तो कांगेर सबरी नदी की सहायक नदी है। और कांगेर की सहायक नदी कौन सी है? तो कांगेर की जो सहायक नदी है ये आपकी मुनगा बहार नदी है। मुनगा बहार नदी को क्यों स्पेशली मेंशन किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि मुनगा बहार नदी पर ही आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन करके स्पेशली आपको बताया गया है कि जो कांगेर है इसी की सहायक नदी आपकी मुनगा बहार नदी है। बातें समझ में आ रही है क्या आपने को? सबरी नदी की सहायक नदी कांगेर नदी, और कांगेर की सहायक नदी है बेटा कौन सी? आपकी मुनगा बहार नदी। और मुनगा बहार बहुत फेमस रीजन, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात मुनगा बहार जो जलप्रपात है वो यहीं पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात सबसे बड़ा है, ऊंचा आपका तीरथगढ़ है। अंतर समझ में आ रहा है ना दोनों बात का? चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर। अब थोड़ी सी हम सबरी नदी के जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। तो याद रखेंगे सबरी नदी पर एक जो जलप्रपात है जिसको गुप्तेश्वर जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। सबरी नदी में गुप्त रूप से शिवरी नारायण में रह रही थी, तो यहाँ से ट्रिक बना लेना, गुप्तेश्वर जलप्रपात भी आपके सबरी नदी पर है। कहां पर है बेटा? तो ये आपके सुकमा में है, क्योंकि सबरी नदी सिर्फ बस्तर और सुकमा में ही बहती है, इसलिए इन दोनों जगह पर ये जलप्रपात बनाएगी। बातें समझ में आ गई क्या? तो गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर है और कहाँ है? तो आपके सुकमा में है। रानी दरहा जलप्रपात, अब देखो रानी के नाम से ना बहुत सारे जलप्रपात आपको मिलेंगे, रानी दाह होता है, रानी दरहा होता है, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मैं जलप्रपात की बात कर रही हूँ वो आपका रानी दरहा है और ये भी आपके सुकमा में ही स्थित है। बातें क्या क्लियर? तो सुकमा में सबरी नदी पर दो जलप्रपात बना हुआ है, एक तो आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात है और एक आपका रानी दरहा जलप्रपात है, और दोनों ही आपके सुकमा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब जब सबरी नदी की बात आई गई है तो थोड़ी सी जल परिवहन व्यवस्था की भी बात करेंगे, जहां से आपके प्रश्न बन जाते हैं। देखिए जो सबरी नदी है वो कोंटा तहसील इसी के तट पर बसा हुआ है, अभी जस्ट हमने देखा था। तो कोंटा जो कि सुकमा से आंध्र प्रदेश के पुन्नावरम तक 36 किलोमीटर जल परिवहन की व्यवस्था है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोंटा तहसील है, जो कोंटा नामक जगह है, तो ये क्योंकि आपके सबसे लास्ट में दक्षिण बॉर्डर बना रहा है, सुकमा में स्थित है। तो कोंटा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश का कौन सा जगह बेटा? पुन्नावरम नामक जगह पर जल परिवहन की व्यवस्था की गई है, और कितने किलोमीटर की लंबाई के साथ? 36 किलोमीटर की लंबाई के साथ आप जल परिवहन की व्यवस्था वहां पर कर सकते हैं। ठीक, राज्य की एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन की सुविधा दी गई है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जल परिवहन की व्यवस्था कौन सी नदी के ऊपर दी गई है? तो आप बताएंगे सबरी नदी पर बना हुआ है, कोंटा से लेकर के आंध्र प्रदेश के पुन्नावरम तक लगभग 36 किलोमीटर का पुल बना हुआ है बेटा, और जहां पर जल परिवहन की व्यवस्था
की गई है। बात क्लियर? इकलौता जगह है जहां पर जल परिवहन की व्यवस्था देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, विशेष करके कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि जो मैंने आपको मुनगा बहार के बारे में बताया था। तो मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है। स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि मुनगा बहार नदी पर ही आपका तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है। नो डाउट बस्तर संभाग में ही पड़ेगा, आप ध्यान रखेंगे। तो आपका जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, ये भी आपके बस्तर में ही निर्मित है। चित्रकूट जलप्रपात भी आपके बस्तर में ही निर्मित है। बात समझ में आई क्या आपने को? अंदर से तो ये हो जाएगा कि चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, लेकिन तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर बना हुआ है। और मजे की बात है कि दोनों ही आपके कहां पर स्थित है बच्चे? दोनों ही आपके बस्तर में स्थित है। ठीक, कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये कांगेर नदी कौन सी है? तो सबरी की सहायक नदी है, और इसी कांगेर की सहायक नदी आपकी मुनगा बहार है। तो कांगेर नदी के बारे में खास बात क्या है बेटा, कि जो कांगेर नदी है यहाँ पर भैंसा दरहा नामक एक प्राकृतिक रूप से जगह है, एक जगह है जिसका नाम है भैंसा दरहा। स्पेशलिटीज की ये है कि यह जो एरिया है ना, यहाँ पर मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है क्या? इसके बाद नेक्स्ट नदी जो मिलती है, जिसको मालेंगर नदी के नाम से जाना जाता है। मालेंगर नदी की उत्पत्ति कहां से होती है बच्चे? तो मालेंगर नदी भी आपकी बैलाडीला की पहाड़ी से ही निकलती है। एक और नदी का नाम जल्दी से कमेंट करो जो बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है, अभी जस्ट मैंने बताया था, फास्ट कमेंट करके बताएंगे। केराल पाल के समीप सबरी नदी में जाकर ये मिल जाती है भाई। ठीक है, तो सबरी की सहायक नदी है आपकी मालेंगर नदी। किसकी? सबरी की सहायक नदी आपकी मालेंगर नदी, जो कि सबरी में ही जाकर के मिल जाती है। जलप्रपात की बात कर ले तो इस पर मलगे इंदूर, याद रहेगा क्या? मलगेर, बहुत सुंदर आकांक्षा, वेरी गुड बच्चे। मलगेर इंदूर जलप्रपात आपके सुकमा में मौजूद है, याद रहेगा, मालेंगर नदी पर ही है। आराम से आप तुक्का भी मारोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। विशेष करके क्या याद रखना है बेटा? तो विशेष करके आप याद रखेंगे मालगेर की घाटी में बैलाडिला लौह अयस्क के निक्षेप क्रमांक 13-14 है। अच्छा, अब अपने को ये पता है कि आपका बैलाडिला किस लिए फेमस है? तो बैलाडिला यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोहा मिलता है। क्या मिलता है? लोहा मिलता है। तो जिस एरिया में लोहा मिलता है ना, वहां मालगेर घाटी कहलाती है। तो ये जो मालगेर नदी जहां पर बहती है, उस नदी की जो घाटी है, वहां पर बहुत अधिक मात्रा में लोहा की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा किसकी सहायक नदी है बच्चे? तो ये आपकी सबरी की सहायक नदी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे बाघ नदी के बारे में। देखो बाघ नदी के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो बाघ नदी का जो उद्गम है, ये कुलझारी या कुल्हारी पहाड़ी से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से उद्गम पूछा गया है। बाघ नदी का उद्गम एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना पड़ेगा कि बाघ नदी कहां से निकलती है? ये कुलझाड़ी की पहाड़ी से निकलती है। और कुलझाड़ी की पहाड़ी कहां पड़ती है बेटा? तो ये पड़ती है आपके राजनांदगांव। क्या याद हो गया? अपने को ट्रिक बना सकते हो, बाघ कहाँ रहता है? तो बाघ आपके झाड़ी में रहता है और जंगल का राजा होता है। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे, झाड़ी से याद रखना कुलझाड़ी, और जंगल का राजा होता है से याद रखेंगे कुलझाड़ी की पहाड़ी राजनांदगांव में पड़ती है। जहां से कौन सी नदी निकलती है बच्चे? बाघ नदी। विसर्जन कहाँ होता है? तो जो बाघ नदी है, ये वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में मिलती है, मतलब डायरेक्ट गोदावरी में ही इसका विसर्जन होता है। किसका? बाघ नदी का। क्लियर रहेंगी बातें? विशेष करके याद रखेंगे, यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, इसीलिए बाघ नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपकी जो सबरी नदी है, ये आपके आंध्र प्रदेश और आपके क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। वैसे ही जो बाघ नदी है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाने का काम करती है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब आपके लिए एक लास्ट प्रश्न, जल्दी से बताइए, सबरी नदी कौन सी नदी में जाकर के मिल जाती है? ये आपका आखिरी प्रश्न था, क्योंकि आज का हमारा क्लास खत्म और यहाँ से हमने गोदावरी अपवाह तंत्र पूरा कवर कर लिया है। अब आपका जो प्रश्न था, जल्दी से बताओ, सबरी नदी कौन सी नदी में जाकर के मिलती है? किसकी सहायक नदी है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। फास्ट कमेंट करेंगे भाई। कांगेर नदी सबरी की सहायक नदी है, तीरथगढ़ कांगेर की सहायक नदी है, पर सबरी किसकी सहायक नदी है? मैंने ये पूछा है। सबरी किस में जाकर के मिलती है? जल्दी से बताएंगे, और सारे के सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए भाई। ये देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना अभी से। और बाकी बच्चे भी कमेंट करेंगे, शबरी किसकी सहायक नदी है? किसमें जाकर के मिलती है? जल्दी।
जल्दी बताइए ताकि जाकर के हम ऊपर में मिल सके। अभी जस्ट हमने पढ़ा था 2 स्लाइड ऊपर, ये रहा आपका शबरी नदी। यहाँ पर क्लियर क्लियर दिख रहा है आपको कि आंध्र प्रदेश के कुन्नावरम के समीप गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है, इसीलिए मैं याद करवा रही थी। इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है बेटा, सबरी नदी गोदावरी में जाकर के मिलती है। और वैसे ही आपकी जो लास्ट हमने पढ़ा था बाघ नदी, ये भी आपके सीधा गोदावरी नदी में ही जाकर के मिलती है। बातें समझ में आ रहा है? ये जो नदी है मालगर, ये सबरी नदी में जाकर के मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा गोदावरी अफवाह तंत्र कवर हो गया। इनकी जितनी भी सहायक नदी थी वो भी हमने कवर कर लिया। आपके माइंड में एक मैप बन चुका है कि गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी नदी के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है बेटा रिवीजन करने का। एक बार समय निकाल करके क्लास खत्म होने के तुरंत बाद इस वीडियो को फिर से देखना, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन रह गया ना, वो आपका इसके बाद क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या चीजें? चलिए 10 मिनट में आपको दूसरी लिंक शेयर कर रही हूं, जहां पर फिर हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।